मिडिल ईस्ट में आग जल रहा है। हर एक मिनट, हर एक सेकेंड पर मिसाइल्स, ड्रोन गिर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश जैसे यूएई, अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन जैसे सभी देशों की रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मॉल्स और मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। सिचुएशन ऐसा है जैसे कि मानो वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा हो। स्पेशली इजराइल और ईरान के इस वॉर के वजह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में टेंशन का माहौल है। पर आज का वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि वॉर कैसे चल रहा है, किसने किसको मारा, किसका कितना नुकसान हुआ। ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपको न्यूज़ में और बाकी यूट्यूब वीडियोस में भी मिल जाएंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में मेरे मन में चल रहे कुछ क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि इस वॉर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। मेरा पहला सवाल, इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? दूसरा, ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी कब और कैसे शुरू हुआ? तीसरा, इन दो देशों की वॉर के बीच अमेरिका का एंट्री कैसे हुआ? चौथा, इस पूरा सिनेरियो में ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी का क्या रोल है? पांचवा, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, फिर भी मिडिल ईस्ट के कोई भी इस्लामिक कंट्री ईरान को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? और आखिरी सवाल, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आगे सिचुएशन क्या हो सकता है, या फिर इस वॉर के वजह से बाकी दुनिया, स्पेशली इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके भी मन में यही सारे सवाल घूम रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। वेल, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मिस्टर देवनाथ चैनल का एक और नया वीडियो। ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर डिटेल्स में समझना है तो हमें कैलेंडर में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। एक समय था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के सीक्रेट पार्टनर्स हुआ करते थे। लेकिन एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ने पूरा सिनेरियो बदल दिया। दो देश जो कभी एक दूसरे से टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री सपोर्ट शेयर किया करते थे, अब वही एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। साल 1948 ब्रिटिश राज का एक टेरिटरी पैलेस्टाइन से बिछड़कर एक नया देश बना, इजराइल। In Jerusalem, the leaders signed the declaration. A new nation is born. जूविश का इस देश को उस टाइम मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी भी अरब देश ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन 1950 में ईरान एक अकेला देश बना जो ऑफिशियली इजराइल को मान्यता दी। उस वक्त ईरान का राजा था मोहम्मद रेजा पहलवी। इसी रिकॉग्निशन के बाद यानी 1950 से 1979 तक ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। ईरान ही इजराइल का इकलौता ऑयल सप्लायर था, क्योंकि उस वक्त मिडिल ईस्ट में बसे किसी भी अरब देश ने इजराइल को ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया था। इसके बाद आया वो दौर जहां ईरान और इजराइल का सीक्रेट पार्टनरशिप बिखर गए। बात है 1979 की। ईरान में शुरू होता है एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन। वहाँ के लोगों ने पूरे देश में प्रोटेस्ट करना चालू किया। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वहाँ के राजा मोहम्मद रेजा पहलवी देश छोड़कर भाग गए और यही से यानी 11 फरवरी 1979 से ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बन गया और आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी देश का सुप्रीम लीडर बना। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बनते ही ईरान और इजराइल की दोस्ती में दरारें आने लगी, क्योंकि आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी जो कि देश का सुप्रीम लीडर था, वो पहले से ही इजराइल और जूस को बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसने इजराइल को छोटे शैतान और अमेरिका को बड़े शैतान का नाम दे दिया। खोमेनी के अकॉर्डिंग इजराइल एक देश नहीं बल्कि एक ऑक्युपायर था और उसने पैलेस्टाइन के हक के लिए लड़ने का ऐलान किया। और इसी बीच खोमेनी ने ईरान के तेहरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को बंद करवा दी और उस बिल्डिंग को पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। और ऐसे करते करते दोनों देशों के बीच शेडो वार शुरू हो गया। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन किसी दूसरे देश या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वॉर लड़ने लगे। ईरान पैलेस्टाइन के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने लगा
जो इसराइल के खिलाफ लड़ता था और इसराइल में कब्जा करके एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। साल 1989 ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी का डेथ हो जाता है और उसका सबसे करीबी फॉलोअर आयतुल्ला अली खोमेनी ईरान का सुप्रीम लीडर बनता है। आयतुल्ला अली खोमेनी, जो कि आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी का एक फॉलोअर था, वो ब्लाइंडली उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और जब अली खोमेनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, उसने भी इसराइल के साथ सेम पॉलिसी अपनाया। ऐसे करते करते कई डेकेड्स गुजर जाते हैं और साल 2020 में ईरान और इसराइल इनडायरेक्ट वॉर के बजाय डायरेक्ट वॉर पे उतर आते हैं। जैसे ही इसराइल को पता चला कि ईरान चुपके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, इसराइल को पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट होने लगे और यही सिक्योरिटी थ्रेट के चलते फाइनली जून 2025 में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दिया, जिसके चलते ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और इसके बाद अब 2026 का वॉर, जिसके बारे में आप लोग ज़रूर सुन ही रहे होंगे। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि मिडिल ईस्ट के दो देश ईरान और इसराइल की लड़ाई में अमेरिका का एंट्री कैसे हुआ? वीडियो में अब इसी के बारे में बताने वाला हूँ। साल 1950 के बाद जब मोहम्मद रेज़ा ईरान का राजा था, तब ईरान और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मोहम्मद रेज़ा को ईरान का फुल पावर दिलाने वाला खुद अमेरिका ही था। बात है 1953 की, जब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान के ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। इसी नेशनलाइज की वजह से अमेरिका और ब्रिटिश, जो कि ईरान से सस्ते दाम पर ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, उनको काफ़ी दिक्कत होने लगा, जिसके चलते अमेरिका और ब्रिटिश मिलकर ईरान का तख्ता पलट कर दिया। ब्रिटिश और यूएसए मिलकर ईरान के अंदर ऑपरेशन आज़ाक्स चलाया, जिसके ज़रिए ईरान का प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को अपने पद से हटवा दिया और ईरान का राजा मोहम्मद रेजा पहलवी को पूरी पावर दे दी। और तभी से ईरान का वो राजा ब्रिटिश और अमेरिका के लिए काफ़ी वफादार बना रहा। उस दौरान दोनों देशों के बीच कई सारे समझौते भी हुए। ईरान अमेरिका को सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल सप्लाई करता था और जिसके बदले में अमेरिका ईरान को अपना मिलिट्री सपोर्ट, एडवांस हथियार जैसे F-16 फाइटर जेट दिया था। और उस वक्त ईरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पुलिसमैन भी कहा जाता था। अमेरिका ईरान को एक वेस्टर्न कंट्री जैसा बनाना चाहता था, ताकि वहाँ पे कम्युनिस्ट यानी सोवियत यूनियन अपना कब्जा ना जमा सके। लेकिन ईरान के लोगों को यह पसंद नहीं था कि अमेरिका उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी दखल अंदाजी करे। उनको लगता था कि अमेरिका ईरान को सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब उस टाइम के ईरान का राजा पहलवी अपनी बीमारी के चलते यूएस गया हुआ था और इसी गुस्से में आकर ईरानियन स्टूडेंट में तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे लगभग 52 यूएस सिटीजन्स को बंधक बना लिया। और इसके बाद अमेरिका की तरफ से लाख कोशिश करने के बाद फाइनली 444 दिन बाद उन सिटीजन्स को रिलीज़ किया। और इसी तरह ये दुनिया का सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला हॉस्टेज सिचुएशन बन गया। इस घटना के बाद अमेरिका ने ईरान से सारे नाते तोड़ दिए और ईरान पर हैवी सैंक्शंस लगाए और यहीं से दो देश जो एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके बाद यूएसए में कई सारे प्रेसिडेंट आए और गए, लेकिन ईरान के साथ अच्छे संबंध फिर कभी नहीं बने। एक कहावत आपने ज़रूर सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक इसी तरह ईरान का दुश्मन इजराइल अब अमेरिका का दोस्त है और अब दोनों मिलकर जॉइंटली ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान वर्सेस इजराइल और ईरान वर्सेस यूएसए के इस कॉन्फ्लिक्ट में आयतुल्ला अली खोमेनी का एक बहुत बड़ा रोल है। पहले तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जिसके चलते वो ईरान के दुश्मन इजराइल और यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। आयतुल्ला अली खोमेनी जो था वो ईरान का एक्स सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी का सबसे बड़ा फॉलोअर था, जिसके चलते वो रूहुल्लाह खोमेनी का एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को ईरान का फॉरेन पॉलिसी का बेस बना दिया और इसीलिए अमेरिका ईरान के फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी नाराज़ है। और इसके अलावा आयतुल्ला अली खोमेनी ने अमेरिका को इजराइल का नंबर 1 दुश्मन बोल के ऑफिशियली डिक्लेयर किया है
अली खमेनी इजराइल को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके हिसाब से इजराइल मिडिल ईस्ट का एक कैंसर की तरह है और उसको जड़ से मिटा देना चाहिए, जिसके चलते वो हमेशा से ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैकएंड करता था, जो आए दिन इजराइल पर हमला कर देता था, मिसाइल दाग देता था। इजराइल के अकॉर्डिंग खोमेनी ने ही इन सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा है और वही इन सब का मास्टरमाइंड भी है। और इसी तरह आयतुल्लाह अली खोमेनी इजराइल और यूएस दोनों देशों के लिए एक कट्टर दुश्मन बन गया। और रिसेंट खबर यह है कि मार्च के 1 तारीख को इजराइल और यूएस की जॉइंट ऑपरेशन में आयतुल्लाह अली खोमेनी मारा गया। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और साउथ ईस्ट एशिया के सभी अरब कंट्रीज भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन किसी ने भी ईरान को इस वॉर में सपोर्ट नहीं किया, जहाँ के सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरब कंट्रीज ईरान को सपोर्ट करेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे कि हम लोग सोचते हैं। जियोपॉलिटिक्स में रिलीजन एक बस छोटा सा फैक्टर है। इसके अलावा पावर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रीजनल राइवलरी, ये सब फैक्टर्स बहुत बड़े मायने रखते हैं। इस्लामिक कंट्री होते हुए भी ईरान को सपोर्ट ना करने का कुछ रीजन्स के बारे में आइए देखते हैं। अरब देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट को इस बात का डर है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपना राज फैला रहा है, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी सीरिया, लिबिया, इराक, यमन जैसे कई सारे देशों में अपने प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह, हमास को खड़ा कर चुका है, जिसके चलते वो वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी दखल अंदाजी कर रहा है। सो अब उस सिनेरियो में उन अरब देश को इस बात का डर है कि अगर ईरान इस वॉर में सक्सेसफुल हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट में वो अकेला राज करेगा। दूसरा रीज़न हो सकता है इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन जैसे कई सारे देश यूएसए के साथ कई बड़े बड़े समझौते कर चुके हैं और उन्हें अपनी हिफाजत के लिए अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन हथियार का सख्त ज़रूरत है। और इस सिचुएशन में वो अगर ईरान वर्सेस यूएसए की लड़ाई में ईरान को सपोर्ट करे तो वो डायरेक्ट यूएसए के खिलाफ जाना होगा, जिसके लिए उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरा रीज़न हो सकता है इजराइल से दोस्ती, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहरीन, मोरक्को जैसे देश ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड के ज़रिए दोस्ती कर ली और बहुत सारे बिजनेसेस और सिक्योरिटी डील भी साइन की है। और अगर वो इस लड़ाई में ईरान का सपोर्ट करे तो उनका वो डील किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। और इन्हीं रीजन्स के चलते अरब के देश सब मुस्लिम होने के बावजूद भी वो ईरान को सपोर्ट नहीं करते। अभी चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया के साथ इंडिया को भी काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। अगर ये वॉर इसी तरह और कुछ दिन चलता रहा तो पूरी दुनिया के साथ साउथ ईस्ट एशिया में इस वॉर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पूरे दुनिया का ऑलमोस्ट 20% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि एक सामुद्रिक रास्ता है, उससे होकर गुजरता है और उस रास्ता का कंट्रोल अब ईरान के पास है। और अगर किसी भी वक्त ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत दुगना हो जाएगा, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होने वाले हर चीज़ का दाम आसमान छुएगा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप हौथीस ने रेड सी पर एक कंटेनर शिप पर हमला किया है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरी दुनिया का सप्लाई चेन इंटरप्ट हो जाएगा, जिसके चलते इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो जाएगा और पूरे देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। डेट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मिस्टर देवनाथ को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगली बार वीडियो अपलोड करने से वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।